जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और ये चाय सीरीज आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हेल्प तो जरूर कर रही होगी। बाकी हमारी जो दफ्तर सीरीज चल रही है उसमें जो 3 बजे वाली मेरी क्लास है उसमें पॉलिटिकल साइंस मैंने कंप्लीट कर दी है। इकोनॉमिक्स भी आधी हो गई है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था बैंकिंग वो हमने कल खत्म किया और आज 3 बजे हम शुरू करने जा रहे हैं टैक्सेशन। तो आप लोग वहां भी जुड़ सकते हो, ठीक है। सुप्रभात आप सभी को। और एक महाभारत से जो आप एक बहुत अच्छी सीख ले सकते हो वो ये है कि डिफीट कम्स नॉट फ्रॉम द वेपन बट फ्रॉम द डिसीजन। हथियारों से हार नहीं होती बल्कि जीवन में लिए गए डिसीजन से जरूर होती है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, 1774 में रॉबर्ट क्लाइव के जीवन में कौन सी दुखद घटना घटी थी। इस अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो बच्चों इनके बारे में जरूर आपने सुना होगा। 1774 में इनके साथ घटना ये घटी थी कि इन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो आंसर तो ये है, लेकिन इनको ना इंग्लैंड में, यूके में इनको समन किया गया था। समन समझते हो ना, जब कोर्ट बुलाती है ना। तो इनको समन किया गया था 1772 में, 1772 में। इनके ऊपर बच्चों चार्जेस थे, किसके? करप्शन के, भ्रष्टाचार के इनके ऊपर चार्जेस थे। और ऐसा बताया जाता है कि शायद उसी गिल्ट को लेके इन्होंने सुसाइड किया था। अब आपने इनका नाम सुना होगा जरूर। 1757 में जो मोस्ट फेमस, बहुत ही ज्यादा फेमस मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो आपने जरूर पढ़ा होगा बैटल ऑफ प्लाजी के बारे में। बैटल ऑफ प्लाजी जो 1757 में शुरू हुआ, यहां पे आपने नाम सुना होगा सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला जो नवाब ऑफ बंगाल थे उनको हराया था विद द हेल्प ऑफ उन्हीं के घर में जो कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि वो इस तरह से तख्त-ओ-ताज पर बने रहें। जैसे कि आपने नाम सुना होगा जगत सेठ, अमीर चंद, घसीटी बेगम, है ना। अरे घसीटी बेगम उनकी चाची का नाम था, है ना। तो बच्चों ये सब चीजें हमने पढ़ी थी यहाँ। और इन इन सब ने मिलके इतना बड़ा अमाउंट रॉबर्ट क्लाइव को ऑफर किया था कि इतने पैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर पूरे देश में भी नहीं कमा रही थी। तो जब वो एक्यूमुलेटेड वेल्थ 500-600 साल की बंगाल में इकट्ठा की हुई जो वेल्थ है रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में पड़ जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पड़ जाती है, फिर यहाँ से ये पीछे मुड़ के नहीं देखते, फिर ये पूरे देश पे भी कब्जा करते हैं। तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एनआरईपी किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। बच्चों बहुत आसान ये क्वेश्चन है। ये 1980 में शुरू की गई थी। अब 1980 से 85 तक ये पहली थी। तो अगर ये 1980 से 85 है तो 5-6-30, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो कि ये फिफ्थ पंचवर्षीय योजना में आई थी। ठीक है बच्चों, ये जो पुअरेस्ट सेक्शन है, जो गरीबी रेखा में सबसे नीचे जो सेक्शन है, उसको टारगेट कर किया गया था इस स्कीम के, इस प्रोग्राम के दौरान। और इसमें जो फंडिंग थी बच्चों वो 50-50 थी। 50-50 का मतलब 50% स्टेट गवर्नमेंट और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पॉवर्टी को कम करने के लिए थी बच्चों, ये पॉवर्टी को कम करने के लिए थी। और ये जो लोग हैं इनका लाइफ स्टाइल थोड़ा सा बेहतर हो, इनका जीवन जीने का, खाने पीने का जो थोड़ा सा लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा सा बेहतर हो, ये उस चीज के लिए आई थी। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें आप ये भी याद रख सकते हो कि 1989 में इसको जोड़ दिया गया था। जोड़ दिया गया यानी मर्ज कर दिया गया था जवाहर योजना के तहत, जवाहर योजना में। अब जवाहर योजना अगर आपको याद रखनी है तो 89 का मतलब ये 5th ईयर प्लान में आई थी बच्चों। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ये बी। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से छोटे बड़े एग्जाम में सब में क्वेश्चन आता है, तो आप इनको कंठस्थ करने की कोशिश करेंगे। परसों मैं दफ्तर सीरीज में यही वाला टॉपिक कराने वाला हूं। नेक्स्ट ये देखो, भारत में एक राष्ट्र एक कर, वन नेशन वन टैक्स। ये बच्चों किस बारे में बात हो रही है? वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी के बारे में बात हो रही है। जीएसटी एक डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? ये बच्चों एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये मत सोचना कि तुम लोग टैक्स नहीं देते। जिनकी कुछ इनकम है, जो टैक्स डायरेक्ट उनकी इनकम पे अगर लगा दिया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि इनकम टैक्स, मान लो अगर कोई 5 लाख रुपए कमा रहा है, उस पे जो वो टैक्स दे रहा है दैट इज डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स गरीब हो अमीर हो सब भर रहे हैं। अगर आपने आज एक 10 रुपए का चिप्स का पैकेट भी लिया है तो उस पे देखना क्या क्या उस पे लिखा हुआ होता है, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और ब्रैकेट में क्या होता है? इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस, यानी कि आपने भी इनडायरेक्ट टैक्स भरा है। ठीक है बच्चों, तो इसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसमें स्लैब पूछे जा सकते हैं कि या तो 0% होगा, या तो 5% होगा, या तो 12% होगा, या तो 18% होगा, या तो 28% होगा। और बच्चों इसको ऐड किया गया था 1 जुलाई 2017,
1 जुलाई 2017 कौन से संशोधन से, ये भी पूछ लिया जाता है, 101 संवैधानिक संशोधन से इसको बच्चों ऐड किया गया था। जीएसटी काउंसिल जो है, जो डिसीजन लेने का काम करती है, उसका बच्चों आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है, अनुच्छेद भी पूछ लिया जाता है। अनुच्छेद 279 का क्लोज ए याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है, जिसको हेड करते हैं कौन, यूनियन के, सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जो होते हैं केंद्र के, वो इसको हेड करते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, ये देखो, भारत में पंचायती राज मंत्रालय का क्या विजन और मुख्य उद्देश्य है? 2 वर्ड समझो बच्चों, सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण। जब सारी की सारी पावर सिर्फ सेंटर पे होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, केंद्रीकरण। लेकिन जब इसका उल्टा होगा, सेंटर से पावर स्टेट में भी है और स्टेट से अब कहां पे है, लोकल में भी है, तो उसको बच्चों डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाएगा। वही वर्ड यहां पे पकड़ लो कि कहां पे है। ये देखो, अटेन डिसेंट्रलाइज्ड एंड पार्टिसिपेटरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी पीआरआई के माध्यम से विकेंद्रीकृत और सहभागी स्थानीय स्वशासन प्राप्त करना। आप लोग मुझे ये बताओ कि विलेज पंचायत को, ध्यान से सुन लो, मैं जानता हूं कि 300 350 बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो एक एक बात को मेरी सीरियसली ले रहे हैं और उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके जाते हैं, उन्हीं के लिए ये क्वेश्चन है। ये बताओ मुझे कि पंचायत राज को देश में इस्टेब्लिश करना है, इनमें से बताओ कौन बात करता है, कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाना। डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी या फिर प्रिएम्बल। और अगर इनमें से कोई भी आंसर है तो वो क्यों है, डीपीएसपी है तो कौन सी है, फंडामेंटल राइट है तो कौन सा है। मैं तुम लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप इसका जवाब मुझे बहुत अच्छे से देंगे, ठीक है बच्चों। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है, याद रख सकते हैं। 73rd अमेंडमेंट एक्ट गांव के लिए और बच्चों 74th अमेंडमेंट एक्ट शहर के लिए। ईयर दोनों का सेम ही है, 1992। शेड्यूल्स, अनुसूची अलग अलग है, 11th शेड्यूल और ये बच्चों 12th शेड्यूल है, ठीक है। गवर्नमेंट पीवी नरसिम्हा राव की थी। ये मैंने अपनी पॉलिटी की सीरीज में बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया हुआ है बच्चों। ये जो क्लासेस हैं, है ना, 14 क्लासेस पॉलिटी की हैं, 11-12 क्लासेस इकोनॉमिक्स की होंगी। 2-2 घंटे की ये क्लास है, 14 क्लास का मतलब 28 क्लास आप इनको मान के चलो। यहाँ से आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर हो जाएगा। जो बच्चा अभी तक उन क्लास को अगर नहीं देखा है, इट वुड बी माई एडवाइस कि आप सिर्फ पहली वीडियो देख लो, इकोनॉमिक्स की पहली वीडियो जाके देखो, आपको फीलिंग आ जाएगी कि हाँ इस मास्टर से हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर इज पेनिनसुलर। पेनिनसुलर इनमें से रिवर कौन सा है जो खाली होता है, एम्प्टी होता है बे ऑफ बंगाल में। बच्चों देखो, इट इज योर अरेबियन सी एंड इट इज योर बे ऑफ बंगाल। आप सब लोग जानते हो कि ज्यादातर जो रिवर्स हैं उनका ओरिजिन वेस्टर्न घाट है और उनका जो फ्लो है बच्चों वो इस तरह से है, यानी कि ज्यादातर रिवर ड्रेन होती है कहाँ, बे ऑफ बंगाल में। अब वो चाहे महानदी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, चाहे गोदावरी हो, ठीक है। 2 मेजर है रिवर जिनका फ्लो बच्चों उल्टा है, यानी कि वो अरेबियन सी में आती हैं। कौन सी, नर्मदा और तापी। अब देख लो जरा इनमें से कौन सी है। नर्मदा तो बे ऑफ बंगाल में बिल्कुल नहीं जाएगी बच्चों, काट दो। तापी है यहाँ पे तो काट दो बिल्कुल। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये आपका आंसर हो जाएगा बी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बच्चों, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन द दिल्ली ड्यू टू मंगोल इन्वेजन विच चैलेंज पोज्ड। ये देखो बच्चों, मंगोल आक्रमण के कारण दिल्ली में निम्नलिखित में से किस शासक ने एक विशाल स्थायी सेना मतलब स्टैंडिंग आर्मी। आंसर इसका देखो, स्टैंडिंग आर्मी के लिए अलाउद्दीन खिलजी भी होंगे और मोहम्मद तुगलक भी होंगे, है ना। लेकिन मेडाइवल हिस्ट्री में जब मैं इसको तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा तो अलाउद्दीन खिलजी ना मार्केट रिफॉर्म्स के लिए बहुत जाने जाते हैं। इन्होंने ना प्रॉफिट के लिए मना कर दिया था, क्योंकि जब इतनी बड़ी अगर आर्मी होगी तो उसको खाने पीने का खर्चा बहुत ज्यादा होगा। तो इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी, मान लो इन्होंने फिक्स ऐसे किया कि भाई 20% से ज्यादा कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाएगा। लेकिन अगर किसी ने 20% से ज्यादा अगर प्रॉफिट कमाया, मान लो किसी ने अगर 30% कमाया, तो 10% अगर एक्स्ट्रा कमाया है तो 10% उसको अपने शरीर का मांस काट के देना पड़ता था। अब समझो कि आज की डेट में सरकारी नौकरी की बहुत वैल्यू है, कि बैंक क्रेडिट कार्ड भी देगा, है ना,
और तुम्हें सोसाइटी रिस्पेक्ट भी देगी, कोई बाप अपनी बेटी भी देगा। लेकिन इस टाइम पे ऐसा था कि अगर आपकी सरकारी नौकरी है, यानी कि अगर आप खिलजी सल्तनत में कहीं पे भी काम करते हो, तो ब्याह तो भाई नहीं होगा, देवता ही बनेंगे पेड्डे के नीचे। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अगर गलती किसी एक जने ने की तो ये रिश्तेदारों तक को भी नहीं छोड़ते थे। ठीक है, कभी जब मौका मिलेगा मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आंसर हो जाएगा बच्चों सी, 1 और 2 यानी कि बोथ दोनों। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, इंडियन फेडरलिज्म ये बायस्ड है थोड़ा सा सेंटर में, बिल्कुल सही बात है कि ये थोड़ा सा बायस्ड है सेंटर की तरफ। पावर्स डिवाइडेड हैं, लेकिन बच्चों क्वासी फेडरल है, थोड़ा सा इंक्लाइनेशन है सेंटर की तरफ। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है शायद, हाँ। और ये जो फेडरल वर्ड है ये लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं, ये हमने पहले भी किया है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ये देखो असर्शन और रीजनिंग में मैं बस ये चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चन को देख के डरो ना, आप इन क्वेश्चंस को देख के मैच द कॉलम के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत नॉर्मल फील हो। समझो जरा, लौटती हुई मॉनसूनी हवाएं, ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून होता है और आप जानते हो ये तो होता है नॉर्मल मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून। लेकिन ये कह रहा है रिट्रीटिंग मॉनसून की बात यहां पर हो रही है। लौटते हुए मानसूनी हवाएं उत्तरी भारत में शुष्क मौसम और साफ आसमान से जुड़ी होती हैं। ठीक है भाई, लौटते मॉनसून के दौरान उत्तरी मैदानों पर बिना निम्न दाब क्षेत्र एवं उच्च दाब प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। एक बार इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। देखो, द रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स आर एसोसिएटेड विद ड्राई वेदर एंड क्लियर स्काइज इन द नॉर्दर्न इंडिया, बिल्कुल ठीक बात है। और ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मॉनसून यहां पे लो प्रेशर एरिया होता है ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इज रिप्लेस्ड बाय, जहां पे लो प्रेशर होना चाहिए था वहां पर हाई प्रेशर हो जाता है। क्योंकि बच्चों अगर लो प्रेशर होगा तो बारिश हो जाएगी, आई होप ये बात आप लोग जानते होंगे। लेकिन अगर हाई प्रेशर होगा तो बारिश नहीं होगी। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है और दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ए एंड आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है बच्चों, फिर ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ना, कि ये जो लिस्ट है कि कहाँ का ये फेस्टिवल है या फेयर है और ये कहाँ से लिंक है। जैसे कि ये आपका चंपाकुलम नौका दौड़, ये आपने न्यूज में भी सुनी होगी। तो अगर सिर्फ आपको ये याद है चंपाकुलम नौका दौड़, तो ये केरला में है, यानी कि पहले पे चौथा है। पहले पे चौथा यहाँ नहीं है, यहाँ है और यहाँ भी है। ओहो, एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है बस। मैच द कॉलम में फायदा सिर्फ यही है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आपको 25% चांसेस हैं कि आप इसको ठीक कर दोगे। और जैसे ही आपने एक ऑप्शन भी अगर हटाया तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि अब आपके चांसेस 50% हैं और 50% अच्छे चांस होते हैं। फिर देखो सोमनाथ फेयर बच्चों गुजरात में है, यानी कि बी पे 1 देख लो अब कहाँ है। बी पे 1 यहाँ नहीं है, बी पे 1 यहाँ नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इतने से ही हमने इसका आंसर निकाल लिया। और बच्चों लास्ट क्वेश्चन है हमारा बार्टर सिस्टम के बारे में। बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स की क्लास में ये एक्सप्लेन किया था कि मनी जो है, पैसा जो है वो किस तरह से इवोल्व हुआ है। देखो जरा, बार्टर एक्सचेंज में क्या होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि अगर मैंने आलू उगाए हैं और तुमने अगर चावल उगाए हैं तो आलू से चावलों का बदला हो जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए सरसों, तो अब उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए जो बार्टर ट्रेड था वो इनएफिशिएंट हो चुका था। फिर जब पैसा आया, मनी आई, उससे ये चीजें ठीक हुई थी। अब समझो, इन बार्टर एक्सचेंज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एनहेंस ट्रांजिशनल एफिशिएंसी, गलत एकदम, के वस्तु विनिमय में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग लेन देन की दक्षता को बढ़ाता था। अरे बढ़ाता नहीं था, एफिशिएंसी से और कम हो रही थी। तो पहला स्टेटमेंट तो इस बार गलत निकला। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज डन अवे बाय द मनी, हाँ ये कब गया, जब पैसा आ गया। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है बच्चों, यानी कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो ये हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे भी है आपका, जो मैंने आपसे पूछा है आप उसे भी एक्सप्लेन जाओगे करके और इसको भी एक्सप्लेन करके जाओगे। 1942 एडी में ओकेजन ऑफ कौन से फेस्टिवल पे जयप्रकाश नारायण एस्केप फ्रॉम हजारीबाग जेल। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक्सप्लेन करोगे। और आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट, आप जितने भी बच्चे चाहे सीरीज से जुड़े हुए हो, बिल्कुल सही बात है कि स्टार्टिंग में अगर 50,000 थे तो आते आते 5,000 रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चाहे 1,000 हो चाहे 500 हो, लास्ट तक पढ़ाएंगे और उन्हीं 500 का सिलेक्शन दिला के जाएंगे। बच्चों किसी भी सीरीज को शुरू सब कर देते हैं, लेकिन खत्म करना
हाँ, लेवल निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जो अंत तक खड़ा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये क्लासेस कैसी फील हो रही हैं, अपना एक कमेंट जरूर छोड़ के जाया करो। आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन और ये प्रमाण होता है इस बात का कि हाँ, ये हमें चलाती रहनी है सीरीज। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। जय हिंद, जय भारत।